2 दिन की स्पेकुलेशन के बाद यूपीएससी सीएपीएफ 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इन 2 दिनों में बहुत सारी बातें चल रही थी मार्केट में कि जो सीएपीएफ है वो सिविल सर्विसेज में मर्ज हो जाएगा। सीएपीएफ में जो कह लीजिए ग्रुप ए सर्विसेज हैं असिस्टेंट कमांडेंट, वो ग्रुप बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत कुछ था, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी, 2 दिन के बाद बनाई थी वो वीडियो। आई थॉट कि ठीक है, सब समझदार हैं, वेट करेंगे, पर 2 दिन में इतना कुछ मार्केट में चल रहा था, सो आई हैड टू मेक अ वीडियो। जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड करी, वैसे ही यूपीएससी सीएपीएफ 2026 की नोटिफिकेशन आ गई। और जैसा मैंने उस वीडियो में कहा भी है कि सच कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। यूपीएससी सीएपीएफ जो है सीएससी में मर्ज हो जाएगा, ये पिछले कई सालों से कहानी चल रही है, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो वैसा ही है। ऐसा एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम है, पेपर 1 पेपर 2 का। पेपर 1 में आपके 125 क्वेश्चन 250 मार्क्स का पेपर है। पेपर 2 जो है 200 नंबर का पेपर है। कहानी बिल्कुल सेम है, 150 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू है, टोटल 600 मार्क्स है। बट सीएपीएफ 2025 की नोटिफिकेशन के अगर हम उसको कंपेयर करें 2026 के साथ, देयर आर सर्टन चेंजेस, देयर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस। एक मैंने वीडियो बनाई थी प्रियांशु राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एक जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की इसी साल, मतलब जनवरी 2026 में। उसको भी क्लैरिफाई किया गया है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है इस 2026 के नोटिफिकेशन में किए गए हैं, तो उसको हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम का जो सिलेबस है और जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये मैं पहली बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो आते हैं, पहले 5-7 मिनट वो देखते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो उनको भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये है कि भाई साहब कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 19 जुलाई को एग्जाम होगा। बहुत लोगों को लग रहा था एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं। तो प्लीज अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और एग्जाम का जो ये फॉर्म भरने का जो समय मिला है वो लगभग 20 दिन है। तो बहुत ज्यादा इसमें सोच विचार करने का समय नहीं है। इमीडिएटली आप अपना फॉर्म भर दें। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन सेंटर्स भी इस बार दिए गए हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। तो मैं डिटेल नोटिफिकेशन में जाने से पहले मैंने एक पीपीटी बनाई है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2025 और 2026 में। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है जी। ये खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली स्लाइड में मैंने सिर्फ इतना यहां पे बताने की कोशिश की है। ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि सीएपीएफ यूपीएससी जो है पहले से कैलेंडर दे देता है, और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि सीएपीएफ का एग्जामिनेशन इस बार 19 जुलाई को होने जा रहा है। जनरली ये पिछले कई सालों से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होता था। 2020 का एग्जाम थोड़ा डिले हुआ था क्योंकि कोविड था उस समय पर, बट इस बार जो है एग्जाम एक काइंड ऑफ प्रीपोन हुआ है, लगभग 2 हफ्ते। ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की, वो 12 मार्च है। तो लगभग आपके पास 20 दिन का समय है, पिछले बार भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं इस बार थोड़ी सी, मतलब लाइक पहले 357 थी, अब 349 है। बट हाँ, फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है चेंज हुआ है। पहले 24 थी, यहां पर 108 है। सीआरपीएफ में 204 थी, वो 106। यहां पर सीएसएफ की वैकेंसीज कम हुई हैं, आईटीबीपी की बढ़ी हैं, और यहां पर सशस्त्र सीमा बल की भी वैकेंसीज बढ़ी हैं। ओवरऑल अगर वैकेंसीज देखें तो लगभग नंबर सेम है। बट इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, आखिर में एक पॉइंट ये भी लिखा होता है कि यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन पे या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। ठीक है जी। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ये सेम चीज हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी देखी, जिसमें ये था कि पिछले साल तक आपका ओटीआर होता था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था सिस्टम एट यूपीएससी ऑनलाइन .gov.in। ये ध्यान रखना,
अब क्या है, upsconline.nic.in है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर अब आपके 4 स्टेप्स हैं। चारों स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है जी, ये जो यूआरएन है इसने रिप्लेस कर दिया है ओटीआर को, जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। फिर आपका एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, ये जो यूआरएन है ये आपका लाइफ टाइम की वैलिडिटी है एक तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल। जैसे कि आपका सीएपीएफ का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा जो आपको भरना है। ठीक है, हाँ, अगर आपने ये पहले स्टेप पूरे कर रखे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिर्फ आपको यहां पे आना है। बट अगर आपने नहीं किया तो ये चारों स्टेप आपको करने पड़ेंगे। तो यूआरएन, परमानेंट लाइफ टाइम, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एग्जाम स्पेसिफिक है। पहले जो है यहां पर सिर्फ आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी होती थी। ठीक है, तो ये सिविल सर्विसेज में भी हुआ, ये यहां पर आपका सीएपीएफ में भी है। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोफाइल मॉडिफिकेशन के रूल्स। 2025 में आपके पास ऑप्शन था 7 दिन का। ठीक है, फाइनल सबमिशन के बाद 7 दिन का वन टाइम ओटीआर जो प्रोफाइल था, एडिट अलाउड विद इन 7 डेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन। करेक्शन विंडो था। ठीक है, वहां पर मतलब जब लास्ट डेट, जैसे हमने 25 मार्च था पिछले साल, तो 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एक करेक्शन विंडो दिया गया था। पर अब ऐसा नहीं है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है तसल्ली से, आराम से अपना फॉर्म भरें। ठीक है, गलती ना करें, बाद में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, प्लीज डोंट डू दैट। कौन सी सर्विस भरनी है, क्या करना है, प्लीज एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें बहुत डिटेल में क्या क्या फैक्टर्स हैं, सीएपीएफ में कौन सी सर्विस चुननी चाहिए, क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। वन टाइम यूआरएन प्रोफाइल एडिट अलाउड। ठीक है, एक बार आप यूआरएन प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं वन टाइम, बट नो करेक्शन विंडो आफ्टर सबमिशन। ठीक है, तो चेंजेस इन यूआरएन वोंट रिफ्लेक्ट इन ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी है तो यूआरएन में जो चेंजेस करे हैं आपने वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। मतलब कुल मिला के ये है भाई कि अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है तो उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ओके। सो यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है करेक्शन ऑल्टरेशन ऑफ एनी फील्ड अलाउड। ठीक है, नो करेक्शन। ठीक है, किसी भी तरीके से करेक्शन अलाउड नहीं है। अगला चेंज क्या हुआ है? अगला चेंज हुआ है फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट। पहले ये था कि जो फोटोग्राफ जो है 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें नेम और डेट होना चाहिए। ठीक है, 3/4 साइज होना चाहिए। अब क्या कहा गया है? लाइव फोटो कैप्चर मैंडेटरी। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें होता है ना कि जाते हैं, जैसे कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट एमबीए के लिए, तो उसमें लाइव फोटो चेक होता है। इवन यूजीसी का जो नेट का एग्जाम होता है उसमें भी होता है। तो यहां पर आपको खुद करना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द कॉमन एप्लीकेशन, जो आपका स्पेसिफिक एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म है एग्जामिनेशन स्पेसिफिक और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भरते वक्त आपको यहां पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फाइल साइज रिड्यूस टू 20 KB, नो मेंशन ऑफ 10 डे ओल्ड रूल, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्योंकि लाइव हो रहा है। ठीक है, तो वो वाला यहां पर एक खास पॉइंट आ गया। सिग्नेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो स्पेसिफिक मल्टीपल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट। पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था। अब आपको 3 बार सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर पे। 3 बार सिग्नेचर करना है, ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है। ध्यान रखिएगा, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट हो गया, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ब्लैक इंक में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है 3 बार सिग्नेचर करना है, एक के नीचे, मतलब एक, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है जी, ये जो है क्लियरली यहां पर मेंशन है। उसका कारण क्या है? कई बार होता है कि भाई कि जी मैंने गलती से कर दिया था। ठीक है, तो उस 3 में क्लियर हो जाएगा कि मतलब कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी है सिग्नेचर में। ओके, नेक्स्ट है आपका फेस ऑथेंटिकेशन एट एग्जाम वेन्यू। ठीक है जी, पहले ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जो है मैंडेटरी फेस ऑथेंटिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एज लिमिट, ठीक है, ठीक है, ये तो खैर ऑब्वियसली होना ही था पहले। अब ये बहुत क्लियर है कि भाई 2 अगस्त 2001 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, आप फॉर्म ये फिल कर सकते हैं।
ठीक है, सो बिल्कुल क्लियर है इसमें, ठीक है, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, ठीक है जी, यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन है। किसी लाइक 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। कुल मिला के आपको जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है, उसके क्राइटेरियाज हैं, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें हैं। बट वो फॉर्म जो है आपका जो ये सर्टिफिकेट है ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। और उसमें जो आपकी रिटर्न है, जो इनकम टैक्स रिटर्न उसमें होती है, उसमें 22-23, 23-24 और 24-25 की, ठीक है जी। तो ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर किसी का उससे पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका नहीं है अपडेटेड, 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं बना हुआ है तो प्लीज जाकर अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवा लीजिए, तभी आप जो है उस कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है जी। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको जनरल कैटेगरी में जो है आप मतलब कंपीट करेंगे। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, ठीक है जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पर जो है आपका जो आपको चाहिए, जो कह लीजिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 2024-25 1 साल का होता है इसमें, ठीक है जी। और ये भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो जिनका उसके बाद नहीं बना हुआ वो इमीडिएटली जैसे ही ये इस वीडियो को आप देखें तो आपका पहला टास्क ये होना चाहिए कि आप अपना वो सर्टिफिकेट अपडेट करवा लें, नया बनवा लें, जैसा भी है, मतलब जिस भी कंडीशन है इसका नहीं है तो वो बनवा लें, जिसका अपडेट होना है वो अपडेट करवा लें। ओके, क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। पिछले साल क्या था कि 7 दिन, ठीक है जी, आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जब आपका एग्जाम है उसके बाद 7 दिन तक, तो टिल 6 PM ऑफ द 7th डे। बट इस बार जो है अगेन सिविल सर्विसेज की तरह किया गया है, विंडो जो है स्टार्ट होगी 3rd डे, ठीक है, 3rd डे। तो जैसे संडे को एग्जाम है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से या कह लीजिए स्टार्ट होगा आफ्टर एग्जाम एंड क्लोजेज एट 6 PM ऑफ द 7th डे, ठीक है। इफेक्टिवली जो है 5 दिन का आपको समय मिलेगा जिसमें आप ये जो है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसकी ऑप्शंस कोई भी ऑप्शन नहीं है या मल्टीपल ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट बन रही हैं, तो आप जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है जी। फी पेमेंट का जो मोड था पिछले साल तक एसबीआई ब्रांच में अलाउड था कि एक चालान बनेगा, एसबीआई ब्रांच में जाकर आप चालान पे कर सकते हैं। अब जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज कीप दैट इन माइंड कि सिर्फ आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट और यूपीआई के थ्रू ही जो है अपना एग्जामिनेशन जो फी है वो भर सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई है, यहां पर कुछ नए सेंटर ऐड हुए हैं। पिछले साल तक जो सेंटर्स थे वो 47 थे और अब जो है वो बढ़कर 57 हो गए हैं, तो 10 नए सेंटर ऐड हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ है। इसमें कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, तो ये आप कह सकते हैं नोएडा। तो ये सबसे पहले तो यार दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारे ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा हो गया और भुवनेश्वर, ठीक है जी, और उधर इंदौर, जोधपुर, कानपुर, मेरठ, पुणे, ठीक है। तो ये जो है आपके नए एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स यहाँ के रहने वाले हैं वो अपना जो है सेंटर भर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है पीईटी जो है, इसमें ना लॉन्ग जंप को लेकर ना कोई मतलब स्टैंडर्ड रूल ये लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड लॉन्ग जंप रूल्स ऐसे मेंशन था। अब जो है इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि इफ एनीबडी, जो भी मतलब कह लीजिए कैंडिडेट होगा, वो स्टार्टिंग या फिनिशिंग लाइन को टच करता है, ठीक है, इफ एनीबडी एनी बॉडी पार्ट टचेस द स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन ड्यूरिंग द लॉन्ग जंप, इट काउंट्स एज अ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर फिनिशिंग लाइन या स्टार्टिंग लाइन को टच करता है, जो कि एक स्टैंडर्ड कह लीजिए रूल है लॉन्ग जंप के लिए, अब इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है।
ये क्यों है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अगले वाले में स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है कोर्ट में चले जा रहे हैं, ठीक है, फिर उस कोर्ट कह रहा है कि भाई हाँ बताइए कहाँ आपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया आपने, फिर वो कह रहे जी हमने ये स्टैंडर्ड रूल्स, फिर ये स्टैंडर्ड लॉन्ग जंप रूल्स कहाँ लिखे गए हैं, कैस किसको माना जाएगा स्टैंडर्ड रूल्स। तो उसको लेकर एक हमेशा से मतलब कोई लीगल गैप ना छोड़ा जाए, क्लियरली चीजों को मेंशन किया जाए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा टाई ब्रेकिंग रूल मेंशन नहीं किया गया था, अब स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, ये भी जानना सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये मेंशन किया गया कि भाई अगर मान लीजिए किसी के सेम मार्क्स हैं, ठीक है, फाइनल मार्क्स सेम आ रहे हैं, मान लीजिए 600 में से 350 नंबर हैं दो स्टूडेंट्स के, तो उनमें से किसको हायर रैंक दिया जाएगा, उसमें से रैंक दिया जाएगा जिसके रिटन में ज्यादा मार्क्स हैं। अब रिटन में मतलब पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं P1 प्लस P2 कंबाइंड। ठीक है, अब अगर किसी के इसमें भी सेम है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड सेम है, ऑब्वियसली अगर उसके टोटल मार्क्स सेम है मतलब इंटरव्यू में भी सेम है, तो अब क्या होगा, अगर फिर भी टाई है, सेम रिटर्न मार्क्स हैं, सपोज मैं 350 ले रहा हूं, तो मान लीजिए 250 रिटर्न में है, 100 इंटरव्यू में है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के सेम है, रिटर्न में उसके भी 250 उसके भी 250, तो अब क्या होगा, पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे कि इन दोनों में से पेपर 1 के मार्क्स किसके ज्यादा हैं। अगर पेपर 1 के मार्क्स भी सेम है, हो सकता है भाई, ठीक है, तो फिर देखा जाएगा कि ओल्डर कैंडिडेट कौन सा है, मतलब उसमें से एज किसकी ज्यादा है, उसको जो है बेटर रैंक मिलेगा। अच्छा, अगर एज भी सेम है, भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा हो गया, बट फिर भी ठीक है, अगर वो भी है फिर वो कह रहे कमीशन की डिस्क्रिप्शन है, यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन है। चलो ठीक है, तो वैसे इस इतना ज्यादा चांसेस हों कि किसी की एज भी सेम है जी, मार्क्स भी सेम है, पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स भी सेम है, ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। चलो एनीवेज, सो राउंडिंग ऑफ मार्क्स, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 तक ये कुछ मेंशन नहीं था, यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये समझ लो, ठीक है, ये बेसिक सा रूल है। मान लीजिए जैसे खासकर जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपका क्या है 250 नंबर, और 2 नंबर का आपका जो है, अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं, अदरवाइज 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.67। ठीक है, तो 0.6777 इस तरीके से बनता है। तो अब क्या होगा कि किसी अगर कैंडिडेट के, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 193.777 बन रहे हैं, तो इसको 193.78 कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी के मान लीजिए 193.33 बन रहे हैं और 33 इस तरीके से बन रहे हैं, तो वो 193.33 गिना जाएगा। तो 5 से कम है, ठीक है, मतलब 5 है या 5 है उससे ज्यादा है, तो राउंड ऑफ करके अगला नंबर आ जाएगा। क्योंकि इस 0.01 पे भी हो सकता है कि कोई 2 कैंडिडेट सेम हो, ठीक है, फिर वो तो राउंड ऑफ जो है 2 उस पे लिया जाएगा, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिया जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक हम रूल फॉलो करते हैं, तो वहां पर अब ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। आप कहेंगे कि भाई पहले भी ऐसा ही था, बट अब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स में भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये आपकी एक जजमेंट आई थी, प्रियांशु राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, दिल्ली हाईकोर्ट की 8 जनवरी 2026 की ही जजमेंट है। इसको लेकर मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई जैसे बॉयज के केस में, मेल कैंडिडेट्स के केस में जैसे 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तो अगर कैंडिडेट के जैसे मान लीजिए 164.8 हैं या जो भी है, मतलब 164.5 से ज्यादा है, तो उसको राउंड ऑफ करके 165 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, बट अब इसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है 165 मतलब 165, ठीक है, या उससे ज्यादा। ठीक है, अगर यहां पर ये मेंशन किया गया बकायदा, कैंडिडेट विद 164.9 सेंटीमीटर हाइट विल बी डिसक्वालिफाइड इवन इफ वेरी क्लोज टू 165 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपकी हाइट 164.9 सेंटीमीटर कैलकुलेट होती है, तो आप डिसक्वालीफाई होंगे, आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए।
ठीक है, 165.1 हो सकती है, तो इस तरीके से ही मेंशन किया जाएगा उसमें भी। मतलब जो आपका रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ भाई 177 सेंटीमीटर हाइट जो है मेंशन है, ठीक है, वो जो पूरा मतलब फिर वो सर्विस रिकॉर्ड में हमेशा के लिए चढ़ जाता है कि हाँ भाई ये हाइट है। तो वहां पर आपको जो है यहां पर मेंशन करना होगा कि भाई जैसे आपका मान लो 165.2 सेंटीमीटर है, तो इसी तरीके से मेंशन होगा। ठीक है जी, तो ये जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो ये मैंने आपको जजमेंट का वो भी बता दिया। अनफेयर मीन्स, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर पहले लिखा हुआ था डिसिप्लिनरी एक्शन मेंशन अंडर जनरल रूल्स, इस तरीके से मेंशन था, बट अब क्या लिखा है स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली रेफरेंस, एक एक्ट है आपका पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 एज द लीगल बेसिस। इफ यू रिमेंबर नीट में बड़ी घपलेबाजी हुई, ठीक है, बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाद फाइनली एक एक्ट आया, ठीक है, तो उस एक्ट को यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस एक्ट को लेकर भी अलग से एक वीडियो बन सकता है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि अपने आप में काफ़ी इसमें रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लगता है कि वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम रीनेम्ड, ये बेसिकली जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है कि भाई साहब जो स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, जो इंटरव्यू में अपीयर किए थे वो भी इक्वली गुड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो उनको और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो हायर करना चाहते हैं या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हायर करना चाहती है, तो उनका जो भी कह लीजिए बायोडाटा है या नंबर जो उन्होंने स्कोर किए हैं वो शेयर हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर स्टूडेंट उसको एग्री करता है। ठीक है, अगर कैंडिडेट एग्री करता है तो उसमें आपको पूछेगा कि आपने एग्री करते हैं या नहीं। बिल्कुल करना है, 100% करना है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि जी इस पे मुझे टिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। यूपीएससी सीएपीएफ 2023 में एक कैंडिडेट था, बहुत अच्छा कैंडिडेट, जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको उस मार्क्स के बेसिस पे कॉल आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, ठीक है, रॉ का, और उसमें उसका सिलेक्शन होता है। जैसे आईबी में एसीआईओ ग्रेड 2 का एग्जाम है, सेम लेवल पे उसको वहां पर जो है ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू होता है, उसको बुलाया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो जो जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको बुलाया जाता है, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का वहां पे सिलेक्शन होता है। तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, इंस्पेक्टर रैंक की जॉब आपको मिल सकती है, मतलब मिली है, ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट दैट जॉब, तो आपने बिल्कुल उसको टिक करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक है जी, अगर जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे कमीशन के साथ, मतलब यूपीएससी के साथ, तो पहले क्या होता था, ये आरआईडी और रोल नंबर डालते थे, अब नहीं, अब आपको 4 चीजें डालनी है। क्या 4 चीजें हैं? पहले आपको यूआरएन डालना है, मतलब उसमें मेंशन करना होगा आपको कि भाई कैसे पता लगेगा, तो आपके जो भी कम्युनिकेशन होगा यूपीएससी के थ्रू, अगर इनकेस आपको करना पड़े, तो उसमें आपका यूआरएन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर प्लस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है ये मेंशन होना ही चाहिए, ताकि वो लोकेट कर सकें भाई कौन कैंडिडेट जो है ये भेज रहा है। ठीक है ना, हो सकता है नाम सेम हो, बट ये सारी चीजों से आपका बिल्कुल एग्जैक्टली उनको पता लग जाएगा कि आप ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट, जो कि पिछली कह लीजिए नोटिफिकेशन से 2025 की नोटिफिकेशन में जो भी चेंजेस थे वो यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। फिर मैं एक बार दोबारा से इस पे चलता हूं, ठीक है, यहां पर आपका पूरा का पूरा डिटेल में मेंशन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब upsconline.nic.in है, ठीक है जी, ये आपका बदलाव है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 12 मार्च 2026 शाम के 6 बजे, ये भी ध्यान रखना, शाम के 6 बजे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि भाई जब जितना जल्दी आप फॉर्म भर लोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, ओके, ओएमआर शीट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि भाई यहां पर सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज होगा। ये आपका एडमिट कार्ड में भी जब आएगा तब भी मेंशन होगा, यहां पर भी मेंशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका फेस ऑथेंटिकेशन। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है।
ठीक है जी। ये सेंटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कुछ कुछ सेंटर्स नए ऐड हुए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने बाकायदा इसको हाईलाइट भी किया है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन है कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको मतलब वो सेंटर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सेंटर में एक मतलब जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो फिर आपको कोई और सेंटर दिया जाएगा, तो इसलिए मतलब जल्दी से अपना फॉर्म भर लें, ठीक है। ओके, सो प्रतिभा सेतु एलिजिबिलिटी कंडीशंस सेम है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी, ठीक है जी, जो है बोथ मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज, 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड दिस सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, एक अलग प्रॉपर PDF है, ठीक है। उसको भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, वो आपको PDF मिल जाएगी, उसमें सारी सर्विसेज लिखी हैं कि कौन कौन सी सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में आती हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये मैंने आपको सारी लगभग चीज़ें बता दी हैं। बाकी जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, सिलेबस है, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, पेपर 1 पेपर 2 और जो आपका सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो भी डाउट है, अभी भी कोई अगर डाउट है नोटिफिकेशन को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। टीम निष्ठा पर आपको डिटेल कोर्सेज CAPF से रिलेटेड मिल जाएंगे, सुदर्शन बैच। एंड अगर आप CAPF की भी CDS की भी तैयारी कर रहे हैं तो CDS प्लस CAPF का लक्ष्य बैच है, डोंट मिस आउट दैट, क्योंकि बहुत डिटेल में हर एक सब्जेक्ट वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। उसमें आपको डिटेल सारी की सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, डिटेल्ड वीडियोस, डिटेल्ड PDF, शॉर्ट वीडियोस, रिवीजन PDFs, शॉर्ट नोट्स जिसको हमने कहा है, और उसके अलावा क्विज रिलेटेड वीडियोस, ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट उसमें मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।